गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एसएचएम। अब ये एसएचएम बेटा दो तरह का होता है। एक होता है लीनियर, यानी ऐसा स्ट्रेट लाइन में, ऐसा 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 ऐसा, और एक होता है बेटा एंगुलर। एंगुलर यानी एंगल बनाते हुए, ऐसा, समझे? तो ऐसा कौन करता होगा? सोचिए कौन करता होगा। अगर आप एक रस्सी से एक बॉल बांध दीजिएगा और उस बॉल को आप यहां लाकर छोड़ दीजिएगा, यहां लाकर अगर छोड़ दीजिएगा तो वो ऐसा ऐसा करेगा। तो ये कैसा एसएचएम है? एंगुलर एसएचएम है। समझ रहे आप? ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में इसे, जिसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, वो लीनियर एसएचएम में ही दिया हुआ है। समझे? यानी थीटा से सॉल्व करना है लेकिन एक्स इंक्लूड करना है। यानी सॉल्व थीटा से होगा लेकिन फिर बीच में क्या करना होगा? थीटा के बदले एक्स लिखना होगा। लीनियर मतलब एक्स, एंगुलर मतलब थीटा। तो हम आपको अच्छे समझाएंगे, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि एसएचएम दो प्रकार का होता है, एक लीनियर एसएचएम और एक एंगुलर एसएचएम। हमारे सिलेबस में सिंपल पेंडुलम, जो कि एक एंगुलर एसएचएम करता है, वो लीनियर एसएचएम में दिया हुआ है। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एंगुलर एसएचएम, सॉरी, सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का मतलब क्या होता है? कुछ बातें आप पहले जान लें कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से अगर एक मास लगा दिया जाए, ठीक है, इसका मास m है, तो हम अगर इसे इसी वर्टिकल प्लेन में, ये कौन सा प्लेन है? ये बोर्ड कौन सा प्लेन है? एक वर्टिकल प्लेन है। इसी वर्टिकल प्लेन में अगर इस मास को हम यहां तक डिस्प्लेस करें, हम अगर इसे यहां तक डिस्प्लेस करें और छोड़ दें, तो ये एक तरह का ऑस्सिलेशन करेगा, एक तरह का ऑस्सिलेशन करेगा। ठीक है। अब हमने उसे जहां तक खींचकर छोड़ दिया था, वहां तक खींचने पर यहां जो एंगल बनेगा, इसे कहते हैं हम सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहां से लेकर यहां तक, समझे? और यहां से लेकर यहां तक क्या है? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है? इट इज रेडियस ऑफ बॉब। इसे बॉब कहते हैं, बॉब द बिल्डर। समझे? तो याद रखिएगा एक चीज, लेंथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बॉब। यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होता है, हम उसे लेंथ ऑफ पेंडुलम मानते हैं। तो मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक का लेंथ है कैपिटल L, ये है मान लीजिए स्मॉल l, और ये है मान लीजिए r।
तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस R। कहने का मतलब ये है किसी किसी क्वेश्चन में धागे का लेंथ और रेडियस ऑफ बॉब अलग अलग दिया होता है, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको दोनों को ऐड करके मिलेगा। बट टेंशन मत लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन में लेंथ ऑफ पेंडुलम डायरेक्टली दे दिया रहता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, आप उसे लिख लीजिएगा कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बॉब। ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और ये सेंटर ऑफ बॉब है। अगर क्वेश्चन में धागे का लेंथ और बॉब का रेडियस अलग से दिया हुआ है तो L प्लस R विल बी कंसिडर्ड एज द टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा। अब चलिए हम असली खेल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये एक बॉब है, मैंने इसे थीटा एंगल से डिस्प्लेस किया है ना। लेट अस डिस्प्लेस द बॉब बाय एन एंगल थीटा as shown and release it। यहां तक लाइए, थीटा एंगल तक लाइए और फिर छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हमारा सबसे पहला काम है टू प्रूव दैट the oscillation will be an SHM। पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये SHM है कि नहीं है। अगर है तो फाइंड टाइम पीरियड, ये हमारा मेन काम है। What will be the time period of a simple pendulum? तो बेटा टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें जो कंडीशन चाहिए होगा वो SHM का होना चाहिए, इसलिए पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये SHM है। और टेंशन मत लीजिए, इसको प्रूव करना बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं। तो इस तरह से पेंडुलम है जिसका वर्टिकल से एंगल कितना है, थीटा। अब सोचिए इसका mg किधर लग रहा होगा, नीचे। बॉब का मास अगर m है तो mg लग रहा होगा नीचे, और स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा होगा टेंशन, ठीक है। अब ये आएगा नीचे। तो ये नीचे क्यों आएगा, क्योंकि अगर आप एक ऐसा लाइन बनाइएगा अलोंग द स्ट्रिंग, अगर आप एक लाइन बनाइएगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बेटा इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन एक कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। तो हम कह सकते हैं कि mg sin थीटा की वजह से वो नीचे आ रहा है ना। मैं लिख सकता हूं ऐसा, therefore restoring force is equal to mg sin थीटा। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो बॉब को ओरिजिनल पोजीशन तक ले आए, वो कौन है, mg sin थीटा है। वेरी इजी। तो रेस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा। तो माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बेटा आपने इसको डिस्प्लेस इधर किया था, थीटा का डायरेक्शन इधर है और वो आ इधर रहा है। माइनस साइन इंडिकेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। समझे। अब एक बहुत काम का बात सुनिए, यहां पर मुझे एक चीज लिखना चाहिए, लेट अस डिस्प्लेस द बॉब बाय अ स्मॉल एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय अ स्मॉल एंगल।
तो आपको पता है कि इफ एंगल इज स्मॉल, अगर ये एंगल थीटा काफी छोटा है, ज्यादा डिस्प्लेस नहीं अगर कीजिएगा, तो साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो लगभग थीटा के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइन 0.01 डिग्री अगर देखिएगा तो आपका आंसर नियरली इक्वल टू 0.01 आएगा। आई बात समझ में? हाँ, है ना? तो हम यहां पर देयरफॉर हम यहां पर लिख सकते हैं रेस्टोरिंग फोर्स यानी F सफिक्स R इज इक्वल टू -mg थीटा। साइन थीटा की जगह मैंने लिख दिया थीटा, कंसिडरिंग द थीटा टू बी वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब FR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। समझे? इससे पहले एक और काम करना चाहिए था, वो आपको मालूम होगा कि एंगल का मतलब होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये एंगल का डेफिनेशन है। अब ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को अगर मैं यहां बनाऊं तो ये आपका आर्क लेंथ होगा और ये आपका रेडियस होगा। समझ गए? तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? लेंथ ऑफ पेंडुलम इन रेडियस इज नथिंग बट L, और ये आर्क लेंथ जो आपको एक कर्व की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? कर्व की तरह दिख रहा है। वो कर्व नहीं होगा, काफी स्ट्रेट होगा। क्यों? क्योंकि एंगल बेटा बहुत छोटा है, ये लाइन काफी स्ट्रेट होगा। तो ये आर्क लेंथ को मैं मान लेता हूं x, यहां से लेकर यहां तक का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा उसको मैं मान लेता हूं x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? L। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ यानी कि x बाय रेडियस यानी कि L। तो थीटा इज इक्वल टू x बाई L। तो ये चीज मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। देयरफॉर रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -mg x अपॉन L। तो बेटा ये चीज तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ कंडीशन हो रहा है। Restoring force is directly proportional to negative of the displacement, which means the oscillation is SHM. Therefore, oscillation is an SHM proved. अब रहा सवाल to find time period, तो कैसे कीजिएगा? देखिए, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ज्यादा लंबा नहीं है, सिंपल है बेटा। हम इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे। हम लिखेंगे कि अभी तक हमें पता है FR इज इक्वल टू -mg x अपॉन L। क्या हम रेस्टोरिंग फोर्स की जगह MA लिख सकते हैं? MA लिख सकते हैं। फोर्स की जगह MA लिखना कोई बड़ी बात तो है नहीं। इज इक्वल टू -mg अपॉन, ये m और m कैंसिल हो गया। फिर याद कीजिए एक्सेलरेशन कितना आया था? डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने किया था उसमें एक्सेलरेशन कितना आया था? वो आया था -ω²x। याद है आपको? याद है? हाँ। तो हम यहां पर लिखेंगे एक्सेलरेशन की जगह में -ω² इज इक्वल टू -gx अपॉन L। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x और x भी कैंसिल हो जाएगा। समझे? x और x कैंसिल हो गया। यानी हम कितना इधर ला रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, x पर डिपेंडेंट नहीं है। अब ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t। तो पहले तो हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू √g/L, √g/L।
ठीक है, और ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2π/t, वेयर t इज टाइम पीरियड। टी डैश कर देते हैं चलो, क्योंकि टी तो टेंशन के लिए हमने लिख दिया था, टी डैश √g/l। यहां से आप टी निकालेंगे टाइम पीरियड, तो कितना निकलेगा 2π√l/g। इसी फॉर्मूला के लिए हमने इतना दिमाग खराब किया, समझे? तो ये बेटा बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है कि डिराइव द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, है ना, और ये भी आता है कि प्रूव दैट द ऑस्सिलेशन इज एन SHM। तो यहां तक तो आपको आगे बढ़ना ही होगा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। समझ में आया? बस इतना ही है इसमें। अब थोड़ा सा क्या है, कुछ लिख लीजिए, इसको जो लिखना है पूरा ही लिखना है आपको, पूरा नोट्स बनाना है। अब थोड़ा सा क्या है, एक टॉपिक और है इसमें, वो है कंपेयरिंग टाइम पीरियड। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ऑफ सिंपल पेंडुलम टू दैट ऑफ कोनिकल पेंडुलम। आपको कोनिकल पेंडुलम याद है? आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर मोशन में कोनिकल पेंडुलम। याद है कोनिकल पेंडुलम क्या था? ऐसा करके बॉब था, इसे यहां तक लाना था, ये एंगल वही सेमी वर्टिकल एंगल, लेकिन इसको यहां तक लाके छोड़ नहीं देना था। अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो सिंपल पेंडुलम हो जाएगा। कोनिकल पेंडुलम में क्या था, यहां पर लाने के बाद इसको इस डायरेक्शन में मार दीजिए, यहां से यहां तक लाए, फिर इसको ऐसे मार दीजिए, तो क्या होगा, ये गोल गोल घूमेगा, ये गोल गोल घूमेगा। तो इस केस में टाइम पीरियड जो आया था वो आया था 2π√L cos θ/g। तो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज 2π√L cos θ/g, जबकि सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड जो आ रहा है वो है 2π√L/g। तो गौर करने वाला बात क्या है, हमने सिंपल पेंडुलम में एंगल को काफी छोटा माना है, सिंपल पेंडुलम में हमने एंगल को काफी छोटा माना है, कोनिकल पेंडुलम में ऐसा मानने की जरूरत नहीं थी। बट अगर मान ले तो इफ थीटा स्मॉल ऑल्सो in case of conical pendulum, कोनिकल पेंडुलम में भी अगर थीटा काफी स्मॉल माना जाए तो cos थीटा विल बी नियरली इक्वल टू थीटा नहीं 1। cos 0 कितना होता है 1, तो 0 से थोड़ा बड़ा कितना होगा 1 ही होगा ना, लगभग लगभग। तो समझ रहे आप, अगर कोनिकल पेंडुलम में भी थीटा काफी छोटा होता, कोनिकल पेंडुलम में भी थीटा काफी छोटा होता, तो cos थीटा को हम 1 मान सकते थे। तो फॉर्मूला फिर इसका सिंपल पेंडुलम जैसा हो जाता। समझे? ये फॉर्मूला कब हो जाता, फॉर स्मॉल एंगल। तो क्या होता फिर, देन टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वल टू 2π√L/g। बस ऐसी एक एक्स्ट्रा डिस्कशन है और कुछ नहीं। ऐसी एक मजेदार टॉपिक है कि अगर कोनिकल पेंडुलम में भी सिंपल पेंडुलम की तरह एंगल छोटा माना जाता तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता कोनिकल पेंडुलम का वही टाइम पीरियड होता। समझ गए आप? इसको भी आप लिख लीजिए। अब इसमें एक और टॉपिक है, वो है लॉ ऑफ सिंपल पेंडुलम। कुछ नहीं, फॉर्मूला को देखकर थोड़ा सा और बातें की जा सकती हैं। लॉ ऑफ सिंपल
पेंडुलम। क्या लॉ है? पहला लॉ ऑफ मास। सिंपल है यार, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में मास दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा, तो बोलने का कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब। यानी सिंपल पेंडुलम में मैं भी अगर लटक जाऊं मैं, तो भी टाइम पीरियड उतना ही रहेगा एज कंपेयर टू अगर आप लटक जाते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। आइसोक्रोनस, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। आइसो मतलब सेम और क्रोनस मतलब टाइम, है ना। वो बोलना चाह रहा है कि आप पेंडुलम को कितना भी डिस्प्लेस कीजिए, एंगल छोटा रखिएगा। छोटा एंगल रखते हुए, लिसन प्रॉपरली, छोटा एंगल रखते हुए आप बॉब को कितना भी डिस्प्लेस कीजिए, टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए टाइम पीरियड के फॉर्मूले में एक्स नहीं है, एक्स पहले ही कट गया था, समझ रहे ना आप। तो लॉ ऑफ आइसोक्रोनस वही बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, है कि नहीं? एम्पलीट्यूड ही है ना, ये जितना दूर तक खींचेंगे वही उसका एम्पलीट्यूड होगा ना। हाँ, तो ये हो गया। तीसरा है जो जो दिख रहा है, पहले जो नहीं दिखा अब जो दिख रहा है, लॉ ऑफ लेंथ। सिंपल है यार, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ, फॉर्मूला में ही दिख रहा है। इस पर से क्वेश्चन आता है, समझा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कैसा फॉर्मूला बनेगा? टाइम पीरियड 1 बाई टाइम पीरियड 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L1 बाई L2। और आखिरी क्या दिख रहा आपको? छोटा g दिख रहा, तो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसमें बड़ा सिंपल है, बट टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी। जी नीचे है ना भाई, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ जी। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? T1 डैश बाई T2 डैश इज इक्वल टू, इनवर्सली है इसलिए G2 बाई G1, इधर 1/2 इधर 2/1, ये डायरेक्टली था तो 1/2 1/2, बस हो गया। अब इसके अलावा एक और टॉपिक है, वो सिंपल पेंडुलम नहीं है, उसका नाम कुछ और है सिंपल पेंडुलम ही जैसा, बट नाम कुछ और है, काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, सेकंड पेंडुलम। बहुत सिंपल है, एक झटके में खत्म कर दूंगा मैं। क्या? वो सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, बस झाला। सेकंड पेंडुलम वो सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। यानी इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is 2 seconds, then it is known as क्या? सेकेंड पेंडुलम। सेकेंड मतलब 2, समझे? अब कैसे करेंगे आप? क्या आप धरती पर रहते हुए जी के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? नहीं, जी तो फिक्स है। इसका मतलब एल के साथ छेड़छाड़ करते हुए मैं टाइम पीरियड 2 सेकंड कर सकता हूं। तो टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम, मतलब कितना लेंथ होना चाहिए कि टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। आंसर इज बहुत इजी, याद रखिएगा, 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो करना क्या है?
टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ये फॉर्मूला है। अब सेकेंड पेंडुलम में बात क्या है, टाइम पीरियड होना चाहिए 2 सेकेंड, तो टी डैश की जगह लिख दीजिए 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। अब 2 कैंसिल होकर यहां 1 बचेगा, तो अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इज इक्वल टू 1 बाई पाई, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। एल बाई जी इज इक्वल टू 1 बाई पाई स्क्वायर। अब पाई कितना होता है 3.14, उसका स्क्वायर कितना होगा 9.98, ये कितना होता है 9.8, तो लगभग लगभग सेम है, इसलिए आप जी और पाई स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं, समझे। तो एल कितना आ गया 1 मीटर, बट ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट है। एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए, अगर आप जी और पाई स्क्वायर को नहीं काटिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो एक्चुअल वैल्यू आएगा L इज इक्वल टू 0.995 मीटर। संपला। तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया उस तरह से आप उसको लिखिए, ठीक है। एक आधा एग्जाम्पल देख लीजिए, एक आधा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग should be a second pendulum on the surface of moon, है ना। क्या दिया रहेगा कि मून का जो जी होगा वो अर्थ का जी से 6 गुना कम है। ये देखिए यहां पर आपने जी कितना लिया, जितना अर्थ पर है, तब ना एल आया 1 मीटर। अगर आप मून पर लेकर चले जाएंगे तो सेकेंड पेंडुलम का जो डेफिनेशन है 2 सेकेंड टाइम पीरियड होना चाहिए, वो तो उतना ही होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, लेंथ के साथ और छेड़छाड़ करना पड़ेगा, समझे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, हम ये वाला टेक्निक अपना लेंगे, ये वाला हम टेक्निक अपना लेंगे। क्या ना भाई, टाइम पीरियड एकदम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है, बस टेक्निक अपनाएंगे। टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अब अगर मैं लिखूं टी डैश मून बाई टी डैश अर्थ, यानी मून पे टाइम पीरियड बाई अर्थ पे टाइम पीरियड, इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ मून, मून का लेंथ नहीं, मून पे पेंडुलम का लेंथ, अपॉन जी मून अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ लेंथ अर्थ अपॉन जी अर्थ। तो क्या होगा, ये तो मून पे भी 2 सेकंड है, अर्थ भी 2 सेकंड है, क्योंकि सेकंड पेंडुलम का नाम ले लिया उसने, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, इसको इधर ले आइए। अंडर रूट ऑफ एल ई बाई जी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल एम बाई जी एम, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो एल ई बाई जी ई इज इक्वल टू एल एम बाई जी एम। तो क्या होगा, धरती पर सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। तो मून पर कितना होगा तो पता कर लेंगे हम ना भाई, एल एम इज इक्वल टू जी एम बाई जीई इंटू एल ई, ये जीएम ऊपर आ गया, तो जीएम कितना है G/6। अगर G अर्थ पे G माना जाए तो जीएम कितना होगा G/6, और लेंथ कितना है 1 मीटर, तो 1/6 मीटर, समझे। ग्रेविटी वहां पर कम है तो लेंथ भी कम होगा, समझ में आया। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको और करा देता हूं।
क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम is increased by 20%, is increased by 20%. Find the percentage increase in time period. क्वेश्चन सिंपल है। अगर देखिए टाइम पीरियड लेंथ पर डिपेंडेंट है, तो लेंथ को अगर 20% से इंक्रीज कर दिया गया तो टाइम पीरियड कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, नया टाइम पीरियड बाय पुराना टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नया लेंथ बाय पुराना लेंथ। आ रहा बात समझ में? इतना ठीक है। फॉर्मूला था ना T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, तो उस फॉर्मूले से ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे। नया लेंथ कितना है? 20% ज्यादा है, तो पुराना लेंथ को अगर मैंने L मान लिया, अगर मैंने पुराना लेंथ को L मान लिया तो नया लेंथ कितना होगा? पुराना लेंथ प्लस 20% ज्यादा, पुराना लेंथ प्लस 20% ज्यादा। ये सब छोटा मोटा मैथ्स है, समझे? तो कितना हो जाएगा? 120 L बाई 100 कितना हो गया? 1.2 L। तो यहाँ 1.2 L, यहाँ T2, यहाँ T1, L और L कैंसिल हो गया, तो T2 बाई T1 इतना आ रहा है अंडर रूट ऑफ 1.2। अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या होता है? यहां देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, होता है चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो नीचे तो ओरिजिनल है ही, बस ऊपर हमें चेंज लिखना है। तो हम क्या करेंगे पता? दोनों साइड -1 कर देंगे। ये टेक्निक याद रखिएगा, दोनों साइड -1 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? T2 डैश माइनस T1 डैश बाई T1 डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.2 - 1, समझे? और इंटू अगर 100 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? ये चेंज है, नया टाइम पीरियड माइनस पुराना टाइम पीरियड। तो चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल क्या होगा? परसेंटेज चेंज। तो 1.2 का रूट निकाल लीजिए, -1 इंटू 100 इज द आंसर। आया बात समझ में? बाकी क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, समझा? सिंपल पेंडुलम को आप अच्छे से पढ़िए, सिंपल पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम का डिफरेंस को समझिए। तब तक के लिए नमस्कार।